Hello students, let's continue our second chapter, New Kings and Kingdoms. In our previous video, we had started the topic regarding Chola rulers, how Chola rulers became so powerful. In that video, I told you that they had the control over Kaveri deltas, and then Raja I considered the most powerful Chola ruler, and his son Rajendra I, he also continued the same policies, and with the Kaveri Delta, he had the power over the Ganga Valley also. Now let's continue our next topic: splendid temples and bronze sculpture. Raja I made the big temples of Thanjavur and Gangaikonda, Cholapuram. Raja and Rajendra, they had made such temples which were the architecture and sculpture marvels. These were the best temples on those days. Chola temples often became the nuclear मतलब center of the settlements. जो Chola temples है, they were the center of the settlement. Settlements grew around the Chola temples because these were the centers of craft production, and these were also endowed with the land by rulers and other rich peoples. द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड जो था मतलब जो मंदिरों का चढ़ावा वगैरह होता था दैट वाज यूज्ड टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट वर्क्स लाइक हु लिव्ड इन द टेंपल एंड नियर द टेंपल like priest, गारलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स. मतलब जब मंदिरों का चढ़ावा होता था तो वो जो लोग वहाँ पे रहते थे मंदिर में या फिर उसके आसपास रहते थे. अब मंदिरों के आसपास कौन लोग रहेंगे? प्रीस्ट हो गए, हार बनाने वाले हो गए, कुक्स या स्वीपर्स या डांसर्स या म्यूजिशियन वगैरह जो होते थे उनके लिए उनको मेंटेन किया जाता है इनसे. एंड इस तरह से जो टेम्पल्स है दे वर नॉट ओनली द सेंटर ऑफ द वर्शिप ओनली बट दे वर आल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर लाइफ एज वेल. तो ये था उनके टेम्पल्स के बारे में. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इमेजेस आर्किटेक्चर वर्क दैन वी हैव सीन दैट द क्राफ्ट प्रोडक्शन जो थी वो टेम्पल्स के साथ साथ ब्रॉन्ज इमेजेस की भी थी. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ब्रॉन्ज इमेज मेड ड्यूरिंग द चोला टेम्पल. तो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस जो थी दे वर कंसिडर द फाइनेस्ट अमंग द वर्ल्ड की फाइनेस्ट इमेजेस वो मानी जाती थी. एंड दीज इमेजेस वर नॉट ऑफ डीटीज़ ओनली बट आल्सो फॉर द डिवोटीज़. सिर्फ देवी देवताओं की इमेजेस ही नहीं बनती थी उस टाइम पे बट डिवोटीज़ की भी बनती थी. तो ये वाली जो इमेजेस होती थी दीज वर द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट इमेजेस वर देयर. Our next topic is agriculture and irrigation. If you are talking about agriculture, then during those periods, during Chola's periods, तो agriculture reached its highest extent. वो बहुत ही ज़्यादा develop हो गई थी because they have the control over Kaveri and Ganga valleys also. तो जो Kaveri river थी before falling into Bay of Bengal, it was divided into very small channels, जिसकी वजह से जो थे continuously irrigation मिलती रहती थी. और ये क्योंकि continuously फ्लो होता रहता था ये जो रिवर्स थ्रू आउट द ईयर, तो ये जो था इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस. तो ऐसे बहुत सारी लार्ज स्केल कल्टीवेशन होनी शुरू होगी बिकॉज इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई थी बिकॉज ऑफ द दीज परमानेंट रिवर्स. एंड देन forest had been cleared to in some areas and the land was leveled for agriculture. एंड इन द डेल्टा रीजन्स जो होते थे, डेल्टा एरियाज जो होते थे उनमें एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती थी. एम्बैंकमेंट्स मतलब जो थोड़ी सी साइड से रिवर की साइड पे थोड़ी ऊपर को जगह रखनी ताकि वो जो फ्लो है वाटर का वो प्रॉपर होता रहे, फ्लड्स वगैरह के चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सके. तो अगर हम बात करते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ की तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी. दे वर नॉट ओनली डिपेंडेड अपॉन द रिवर्स ओनली बट अदर मेथड्स दे आल्सो यूज फॉर इरिगेशन लाइक इन सम एरियाज वेल्स वर डग्ड एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर एंड लेटर दैट वाटर वाज यूज फॉर इरिगेशन. और इन कामों के लिए प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज लेबर्स को या सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उनके काम को मेनटेन करना एंड ये डिसाइड करना कि हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, तो किस तरह से पानी की शेयरिंग करनी है. तो ऑल दीज थिंग्स वर रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग फॉर दोज. तो बट इन कामों के लिए नॉट ओनली फॉर द रूलर्स बट आल्सो द पीपल वर टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़. रूलर्स तो लेते थे लेकिन लोग भी इन कामों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डेवलप हो गई इरीगेशन ड्यूरिंग द चोला पीरियड.
तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन चोलास के टाइम पे किस तरह की होती थी। तो इनकी जो अब क्योंकि एरीगेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, तो जो ये थे पीजर्स थे, देवर वेरी प्रोस्पेरस, वेरी रिच, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से वो बहुत ही रिच हो गए थे। तो इनकी जो सेटलमेंट्स होती थी पीजर्स की, जिनको उर बोला जाता था, दे वर टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और एंड कुछ विलेजेस जो होते थे, ग्रुप्स ऑफ सम विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स लाइक नाडू, ऐसे कुछ जो विलेट्स के को मिला के नाडू बोला जाता था। जैसे कि हम अब बोलते हैं टाउन बोल देते हैं कुछ विलेजेस को मिला के, तो ऐसे उस टाइम पे नाडू बोला जाता था। और ये जो विलेज काउंसिल और जो नाडू थे, देवर परफॉर्म वेरी सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक जस्टिस से रिलेटेड, लाइक टैक्सेस से रिलेटेड। तो ये लोग इनको इनसे भी ये भी अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते थे ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। And we have seen that the Brahmins often received land grants known as ब्रह्मदेया। तो जो ब्राह्मण्स को भी लैंड काफ़ी डोनेट की जाती थी, दान की जाती थी। तो इसलिए जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स कावेरी रिवर के आसपास साउथ साइड पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बना ली थी। अब क्योंकि ब्राह्मण्स भी काफ़ी रिच हो गए थे एंड वो दूसरे जो पीजर्स थे वो भी रिच हो गए थे, तो दे वर टुक द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती है इस टाइम पे तमिलनाडु से, तो वो हमें बताती है कि हाउ द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। और जो सभा होती थी, देवर द सेपरेट कमेटीज़ टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क्स। ये जो सभा होती थी उनकी, तो इसमें ये इरिगेशन वर्क्स को देखती थी, टेम्पल्स या गार्डन्स वगैरह को देखती थी। और ये सभा के मेंबर कैसे चूज़ किए जाते थे, द नेम ऑफ दोज एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द कमेटीज़। पहले तो होते कौन थे, जैसे ट्रेडर्स की एसोसिएशंस हो गई, उसको नागाराम्स बोला जाता था। या ये जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स हो गए, जिनको ये लैंडलॉर्ड जो थे, जो लैंड जिनको दान दी जाती थी रूलर की तरफ से, तो ये सारे मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे सभा का मेंबर बनने के लिए। तो कैसे होते थे, देयर नेम्स वर रिटन ऑन द स्मॉल लीफ, उन पाम लीफ के ऊपर उनका नेम लिखा जाता था। एंड देन दोज टिकट्स वर पुट इन टू द पॉट में डाली जाती थी, और किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बोला जाता था, दे हैव टू टेक आउट द टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। तो जैसे वोटिंग आप बोल सकते हो कि जो विलिंग होते थे उनका नाम किसी कागज़ पे लिखा जाता, लेकिन उस टाइम पे पाम लीफ पे लिखा जाता था। एंड फिर वन बाय वन स्लिप निकाली जाती थी। तो इन दिस वे दे वर चूजन एज द मेंबर्स ऑफ द सभा। In this way, we have seen in this chapter that during this period, so many new kings were there, so many new kingdoms were made by the different kings who have developed their kingdom to a large extent. So this is all about this chapter. Thank you. Have a good day.